पैट्रिक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति देर रात अपने ट्रेलर में अकेला बैठा है। मेज पर शराब का एक छोटा गिलास रखकर रेडियो सुन रहा है। एक रोमांटिक गाना बजता है और जैसे ही वह इसे सुनता है, उसे एक युवा महिला की याद आती है जो बारिश के पानी की धाराओं के बीच उसकी कार में झांक रही है। ट्रेलर के बाहर गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट होती है और भारी बारिश शुरू हो जाती है। यह दृश्य उसके दिमाग में प्रतिबिंबित होता है। पैट्रिक साफ तरल के गंदे पदार्थ को देखता है, लेकिन फिर उसे एक तरफ रख देता है। उसके दरवाजे पर तेज दस्तक की आवाज के साथ ही बाहर बिजली चमकती है। पैट्रिक घबराकर दरवाजे की ओर देखता है और अजनबी को दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन खटखटाना जारी रहता है। और एक क्षण बाद एक महिला की आवाज बाहर से विनती करती है, अंदर जाने देने के लिए। कुछ झिझक के बाद पैट्रिक बारिश को खोजने के लिए दरवाजा खोलता है। भीगी हुई युवती शहर जाने के लिए सवारी तलाश रही है। उनकी कार ट्रेलर के ठीक बाहर खड़ी है। पैट्रिक अपनी रसोई के चारों ओर देखता है, फिर उसके लिए दरवाजा खोलता है। कंपकंपी से भीगी हुई महिला अंदर आती है, लेकिन पैट्रिक द्वारा दिए जाने वाले तौलिए को यह कहते हुए अस्वीकार कर देती है कि उसे बस शहर जाना है। पैट्रिक सवाल करता है कि वह इतनी देर से वहां कैसे पहुंची, लेकिन वह केवल यह बता सकती है कि वह भागी थी। पैट्रिक ने उसे बताया कि उसकी कार टूट गई है और वह मदद नहीं कर सकता। इस समय बसें भी नहीं चलती। वह जल्दी दरवाजा न खोलने के लिए माफी मांगता है और समझाता है कि स्थानीय बच्चे अक्सर दरवाजा खटखटाने और भागने का मजाक करते हैं। महिला की नजर उसकी मेज पर लगे कांच पर पड़ी। पैट्रिक का सुझाव है कि वह अपना गीला स्वेटर सूखने के लिए हटा दे। महिला ने जोर देकर कहा कि वह ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी और फोन का उपयोग करने के लिए कहेगी। ऐसा लगता है कि पैट्रिक ने उसके अनुरोध को नहीं सुना, बल्कि उसके इस दावे पर आश्चर्य व्यक्त किया कि वह समुद्र तट पर तैर रही थी। वह हैरान होकर उसके नंगे कीचड़ भरे पैरों को देखता है। समुद्र तट यहां से बहुत दूर है। वह उसे बैठने के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से आराम की आवश्यकता है। वह झिझकते हुए महिला बैठ जाती है और पैट्रिक उसे चाय पेश करता है। उसने फिर से मना कर दिया और कहा कि वह सिगरेट पसंद करेगी, लेकिन पैट्रिक के पास सिगरेट नहीं है। पैट्रिक उसके सामने चाय का कप रखता है। वह एक बार फिर टैक्सी बुलाने के लिए कहती है, यह बताते हुए कि वह पास में ही रहती है, लेकिन इस मौसम में पैदल नहीं चलना चाहती। पैट्रिक ने तुरंत अनुमान लगाया कि वह स्थानीय नहीं है। ठंड के कारण तैराकी का मौसम बहुत पहले ही समाप्त हो गया और इस तरह के तूफान केवल गर्मियों में ही आते हैं। इसके बदले पैट्रिक उसे कुछ शराब की पेशकश करता है, लेकिन वह फोन के लिए अपने अनुरोध पर अड़ी रहती है। उसने उसे कुछ सिक्के दिए और समझाया कि उसके पास मोबाइल नहीं है, उसे एक पेफोन का उपयोग करना होगा। हालांकि इस तक पहुंचना कठिन है क्योंकि यह पार्क के गेटों से परे है जो रात में बंद कर दिए जाते हैं। वह कहते हैं कि स्थानीय लोग भी उनकी तरह ही अजीब भय से भरे हुए हैं। महिला उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है और जाने लगती है। उसे और परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन पैट्रिक बताता है कि उसे पार्क के दोबारा खुलने का इंतजार करना होगा। अनिच्छा से वह रुकने और अपने कपड़े सूखने का इंतजार करने के लिए सहमत हो गई। जैसे ही वह खड़ी होती है, वह कमरे का पता लगाना शुरू कर देती है, सवाल पूछती है, जिसका पैट्रिक सोच समझकर जवाब देता है। उन्होंने बताया कि वह तट के किनारे पले बढ़े और 20 साल की उम्र में शहर आ गए। भटकते समय उसे एक ड्रेसर पर कुछ स्त्रीलिंग वस्तुएं मिली। वह एक छोटी सी घड़ी की जांच करती है और स्वीकार करती है कि वह भी बेरोजगार है, लगातार बदकिस्मत है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें कुछ समानता है, लेकिन पैट्रिक इस बात से असहमत है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम किया जब तक कि एक लाइट सॉकेट से जुड़ी एक चौंकाने वाली दुर्घटना के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। इतने गहन अनुभव के बाद नियमित कार्य ने अपना आकर्षण खो दिया। उनका विचार है कि लोग खतरा चाहते हैं, स्काईडाइविंग जैसे जोखिम भरे प्रयासों के माध्यम से रोमांच की तलाश करते हैं। इसी बीच महिला बालों का एक लॉकेट उठा लेती है। पैट्रिक यह पूछने से पहले कि वह कहाँ रह रही है, मानव स्वभाव के खतरे की ओर आकर्षित होने के बारे में सोचना जारी रखता है। महिला अस्पष्ट उत्तर देती है, जिससे पैट्रिक का संदेह बढ़ जाता है। वह यह भी दावा करती है कि वह पहले कभी यहां नहीं आई, हालांकि पैट्रिक को उसका चेहरा अजीब तरह से परिचित लगता है। वह उससे लॉकेट लेता है और उसकी कंपकंपी को ध्यान में रखते हुए सुझाव देता है कि उसे गर्म होने के लिए स्नान करना चाहिए। अंततः वह मान जाती है और बाथरूम की ओर चली जाती है। बंद दरवाजे के पीछे अभी भी पैट्रिक से सावधान होकर वह दर्पण में खुद का अध्ययन करती है, एक बाली के साथ खिलवाड़ करती है। फिर वह पानी के नीचे चली जाती है। अचानक
उसने देखा कि उसके शरीर से बहता हुआ पानी गंदा हो गया है, खून की धारियों के साथ मिलकर नाली में बह रहा है। घबराकर उसने पैट्रिक को तौलिया लाते हुए दस्तक देते हुए सुना। पानी साफ हो गया और जैसे ही वह शॉवर पर्दे के पीछे से बाहर झांकती है, उसे दरवाजे पर तौलिया लटका हुआ दिखाई देता है। दर्पण में पीछे मुड़कर देखने पर उसका माथा साफ दिखता है, चोट का कोई निशान नहीं है। इस बीच पैट्रिक स्टोव पर सूप गर्म करता है और उसे एक सूखा स्वेटर प्रदान करता है, यह कहते हुए कि यह उसकी पूर्व प्रेमिका का है। वह उसे आश्वस्त करता है कि वह अकेला है और वह स्वेटर रख सकती है। महिला स्वीकार करती है कि वह भी अकेली है और खुद की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही है। यही कारण है कि परिवार कोई विकल्प नहीं है। वह खुद को स्वतंत्र बताती है। कोई व्यक्ति खतरे की ओर आकर्षित होता है और बाद में उसे पछताना पड़ता है। पैट्रिक उसकी आत्म जागरूकता से आश्चर्यचकित होकर एक कटोरे में गाढ़ा लाल सूप डालता है। उनका कहना है कि ज्यादातर महिलाएं अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराती हैं। वह अचानक गेट बंद करने के लिए काम पर देर तक रुकने के लिए सहमत होने पर विलाप करती है। यह कथन पैट्रिक को चिंतित कर देता है, खासकर जब उसकी नजर उसकी बाली पर पड़ती है। जब वह बर्तन धो रहा होता है तो वह सूप लेकर सोफे पर चली जाती है, लेकिन वह सूप को नहीं छूती है। इसके बजाय वह पैट्रिक की रात की गतिविधियों के बारे में पूछती है। वह स्वीकार करते हैं कि वह अनिद्रा से पीड़ित हैं। उनका कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ बुरे सपनों से भरी बेचैन रातें आती हैं। बचपन के विपरीत, जहां डरावने कार्टूनों के बाद भी नींद आसानी से आ जाती थी। वह बर्तन धोता है और देखता है कि पानी खून की तरह लाल और गाढ़ा हो गया है। पैट्रिक दर्शाता है कि कैसे दुस्वप्न वास्तविकता के साथ धुंधले हो जाते हैं, मन को भय से भर देते हैं, व्यक्ति को गायब होने या मासूम सपनों में लौटने की इच्छा जगाते हैं। बाहर बिजली फिर से चमकती है और महिला अचानक सवाल करती है कि अगर पार्क के गेट बंद थे तो वह अंदर कैसे आई। पैट्रिक भी जानने को उत्सुक है। अचानक दरवाजे पर एक और दस्तक होती है और पैट्रिक उस महिला से पूछता है जो शायद जानती थी कि वह उसके पास आ रही थी। महिला हैरान दिख रही है और जोर देकर कह रही है कि उसने किसी को नहीं बताया। पैट्रिक दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। बारिश होती है, हवा गरजती है और गड़गड़ाहट होती है। वह बताते हैं कि ट्रेलर पार्क के बच्चों को उन्हें चिढ़ाने, खटखटाने और भागने में मजा आता है। वह वापस सिंक की ओर चला जाता है, जबकि महिला दरवाजे को देखती है, सोचती है कि उसने पहले उसे ताला लगाते देखा था। इस बीच पैट्रिक सावधानी से किसी पदार्थ की एक शीशी निकालता है और उसे देखता रहता है। महिला ने सोफे के पास उसके जूते देखे और उनमें अपना सूप डाल दिया। अचानक बिजली चली जाती है, जिससे ट्रेलर अंधेरे में डूब जाता है। पैट्रिक एक टॉर्च जलाता है और छत को स्कैन करता है, जहां ऐसा लगता है कि कोई ऊपर चल रहा होगा। उनका अनुमान है कि बिजली की लाइनों पर कोई पेड़ गिर गया होगा, जिसका मतलब है कि उसे अधिक समय तक रुकना होगा। वह बाहर जांच करेगा, लेकिन वह सूप से भरे जूते पहनने में अनिच्छुक है। महिला अजीब महसूस करती है, स्वीकार करती है कि उसने अपनी कल्पना को डरावने विचारों के साथ उड़ने दिया और अब शर्मिंदा महसूस करती है। पैट्रिक ने उसे आश्वस्त किया, इस बात पर जोर देते हुए कि वह किसी भी समय जाने के लिए स्वतंत्र है। पैट्रिक सर्किट ब्रेकरों की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है और महिला रास्ते को रोशन करने के लिए टॉर्च का उपयोग करते हुए उसका पीछा करती है। पैट्रिक रिले बॉक्स खोलता है और बिजली कटौती के दौरान अपने पिता से डरने की बचपन की कहानी साझा करता है। महिला एक टूल बॉक्स पर नजर डालती है और अचानक उसे हथौड़े पर खून दिखाई देता है, लेकिन जब वह सीधे उस पर प्रकाश डालती है तो हथौड़ा सूखा और साफ दिखाई देता है। फिर वह पैट्रिक की पीठ पर खून बहने वाली खरोंचें देखती है और उनके इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा सामग्री लाने की पेशकश करती है। बाथरूम में वह अलमारी खंगालती है और उसे एक शीशी मिलती है जिसमें महिलाओं के सामान के बीच उसकी अन्य बाली होती है। भयभीत होकर वह बाली को वापस रखने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वह नाली में गिर जाती है। उसे शॉवर पर्दे के पीछे किसी के पड़े होने का आभास होता है। डर के मारे वह उसे वापस खींचती है, लेकिन उसे एक खाली टब मिलता है। इस बीच पैट्रिक रेंज रिंच कार की एक और याद में खो जाता है। महिला बाथरूम से लौटती है और घोषणा करती है कि वह जा रही है। पैट्रिक उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे सुझाव देता है कि वह तूफान से निपट ले और उसे ताश खेलने के लिए आमंत्रित करे। वह स्वीकार करता है कि वह केवल एक ही खेल जानता है। मुझे शक है। हालांकि महिला यह जानना चाहती है कि उसके पास उसकी बाली क्यों है। नाराज होकर पैट्रिक ने उस पर वहां जासूसी करने का आरोप लगाया, जहां उसे नहीं करना चाहिए था। महिला इस बात पर जोर देती है कि वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है और अब दृढ़ता से कहती है कि वह जा रही है। वह घर जाना चाहती है, चाबी मांगती है। पैट्रिक हैरान होकर पूछता है कि किस बात ने उसे इतना डरा दिया।
उसने क्या गलत किया? उसने उसे अंदर आने दिया, गर्मजोशी दी और पेय पदार्थ पिलाए, फिर भी वह उसका बदला आरोपों से ले रही है। वह इस बात पर अफसोस जताता है कि महिलाएं हमेशा ऐसा करती हैं, उसकी जिंदगी को तोड़ने के लिए ही उसके जीवन में आती हैं। वह यहां क्या कर रही है? महिला चिल्लाने लगती है, चाबी मांगती है, लेकिन पैट्रिक शांति से उसे बताता है कि दरवाजा बंद नहीं है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और पाती है कि दरवाजा सचमुच खुला हुआ है। अपने निराधार गुस्से से शर्मिंदा होकर उसने वहीं रहने का फैसला किया। पैट्रिक मुझे इसमें संदेह है के लिए कार्ड बांटता है। मजाक करते हुए कहा कि अगर वह चाहे तो उसके स्नीकर्स में शराब डाल सकती है। उस रात पहली बार महिला मुस्कुराई। पैट्रिक को एक बार फिर आश्चर्य हुआ कि उसने उसे पहले कहाँ देखा होगा। महिला का अनुमान है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, वे सभी महिलाएं जिन्हें वे जानती हैं एक जैसी दिखने लगती हैं। उनके संघर्षों में समानता है, सभी किसी न किसी चीज से भाग रहे हैं। खेलते समय पैट्रिक अपने पड़ोसियों के बारे में हास्य कहानियां साझा करता है जो पार्क के प्रवेश द्वार के पास रहते हैं। बदले में वह स्वीकार करती है कि वह वास्तविकता और अपनी खामियों से छिप रही है। उसने कबूल किया कि तूफान से पहले वह एक बार में शराब पी रही थी। पैट्रिक को याद है कि उसने समुद्र तट का उल्लेख किया था, लेकिन खेल की भावना से कहता है कि उसे उस पर विश्वास नहीं है। फिर उसने स्वीकार किया कि उसने स्वेटर के बारे में झूठ बोला था। वह बताते हैं कि कैसे वह अपनी दिवंगत पत्नी से एक गैस स्टेशन पर मिले, जहां उसने उनसे चिप्स का एक बैग खरीदने के लिए कहा। सबसे पहले उसने सोचा कि वह बेघर थी, लेकिन वह सुंदर साफ बालों के साथ अच्छी तरह से तैयार थी। उसने उसके लिए चिप्स खरीदे और वे चुपचाप एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। बाद में ओवरडोज के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सच तो यह है कि बहुत दिनों तक उसके घर में किसी ने कदम नहीं रखा। उसे खुशी है कि वह यहाँ है और कहता है कि उसकी उपस्थिति उसे जीवंत महसूस कराती है। वह उसके गिलास में और डाल देता है, लेकिन जैसे ही वह उसे अपने होठों के पास उठाती है, उसे किनारे पर लिपस्टिक का दाग दिखाई देता है, जिससे उसका संदेह फिर से जाग जाता है। तूफान तेज हो गया और पैट्रिक बाहर चला गया। अचानक महिला को फोन हिलने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए पीछे के कमरे में जाती है और उसे बिस्तर पर एक फोन मिलता है, जहां चादर के नीचे एक मृत महिला पड़ी होती है। भयभीत होकर वह छिपने की कोशिश करती है और भंडारण कक्ष में एक छोटी खिड़की के माध्यम से भागने की योजना बनाती है। उसका इरादा हथौड़े से उसे तोड़ने का होता है। उसे पहले लगा था कि वह खून से लथपथ है, लेकिन जब वह हथौड़ा उठाती है तो वह फिर से खून से सना हुआ दिखाई देता है। उसे एहसास हुआ कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता दरवाजे के माध्यम से है। वह भंडारण कक्ष से बाहर निकलती है और सीधे पैट्रिक के पास जाती है, जो उसे पकड़ लेता है और बांध देता है। वह उसका मुंह जबरदस्ती खोलता है और उसे एक रहस्यमय तरल पदार्थ पिलाता है। वह संघर्ष करती है, लेकिन पैट्रिक उसे बेडरूम में खींच लेता है और बेजान महिला के बगल वाले बिस्तर पर फेंक देता है। जैसे ही वह अपने हाथों को छुड़ाने और एक छोटी सी खिड़की से भागने की सख्त कोशिश करती है, पैट्रिक वहां लेटी हुई महिला के बारे में एक आलाप करना शुरू कर देता है। उसने चिप्स मांगी थी और स्वेच्छा से उसकी कार में बैठ गई थी। मौजूदा महिला से आधी रात में किसी अजनबी के घर में दिखने की क्या उम्मीद थी? उनका कहना है कि भाग्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह सब विकल्पों के बारे में है। महिला खुद को बेहोश महसूस करती है। पैट्रिक स्वीकार करता है कि उसने उसे प्रतिबंधित पदार्थ दिया था जो जल्द ही उसकी जान ले लेगा। वह उस पहली महिला की कहानी सुनाता है जिसे उसने मारा था, जो समुद्र तट पर तूफान के दौरान उसके पास आई थी। सवारी मांग रहा हूं। उसे उसकी पसलियों पर बना टैटू स्पष्ट रूप से याद है, भले ही वह उसका चेहरा लंबे समय से भूल गया हो। आज वह कहता है कि वह भाग्यशाली है। एक ही रात में 2 हत्याएं, किसी को भी कभी नहीं समझेगा। वह जो पाप जारी रखता है वह सिर्फ एक मिथक है। कोई ईश्वर नहीं है, केवल एक विवेक है जिसे अनदेखा किया जा सकता है। जैसे ही महिला बेहोश हो जाती है, पैट्रिक उसका चेहरा ढक देता है और एक बार फिर तूफानी समुद्र तट के दृश्य को याद करते हुए उसके मरने का इंतजार करता है। अचानक उसकी नजर उसके सीने पर एक टैटू पर पड़ी और उसे यह एहसास हुआ कि यह वही महिला है जिसे उसने कई साल पहले मार डाला था। एक दुःस्वप्न में डूबे पैट्रिक का सामना उन सभी महिलाओं से होता है जिनकी उसने हत्या कर दी है। वे उसके घर में शराब पीते, नहाते और उस पर हंसते रहते हैं। वह अचानक अंधेरे में घिर जाता है, जहां उसे अपने पिता के वेंटिलेटर की भयानक आवाज सुनाई देती है। एक ऐसा शोर जो बचपन में उसे परेशान करता था। अंधेरे से निकलकर खून और निराशा में डूबा हुआ वह अपने पीड़ितों से घिरा हुआ है, क्योंकि दरवाजे पर पुलिस की दस्तक की आवाज तेज हो जाती है। उसका सबसे हालिया शिकार छाया से बाहर निकलता है और उसे शराब की सामग्री को एक बोतल में डालने और पीने के लिए मजबूर करता है। अन्य महिलाएं उसे पागलपन की ओर ले जाने पर उसकी जय जयकार करती हैं। अचानक यह सब खत्म हो जाता है।
पैट्रिक ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वहां कोई तूफान नहीं था, कोई महिला नहीं थी। सब कुछ एक मतिभ्रम था। दरवाजा फिर से खटखटाता है और जब वह दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बच्चे भाग रहे हैं। वह अपनी जेब से एक खाली वाइल निकालता है और यह महसूस करते हुए हंसता है कि उसने